हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक मींस 11th का बेसिक हमने स्टडी किया था। अब हम 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि सीईटी में पूछे जाते हैं। शॉर्ट में चैप्टर का रिव्यू लेंगे एंड देन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। तो चलते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की ओर। सो हमारा 8 चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आपको याद होगा तो अब आते हैं हम पॉइंट पे। पहला जो हमने स्टडी किया था दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और गॉस लॉ हमने 11th के लेक्चर में सीख लिया है। गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। एंड दूसरा हमारा फॉर्मूला था फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये दो इक्वेशन को अप्लाई करके हमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टडी करना था, याद होगा तो। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ हमें कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ये हमारा गॉस लॉ है। एंड दूसरा हमने जो फॉर्मूला यूज किया था फ्लक्स के लिए दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, या फिर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब इसकी प्रोसीजर आपको पता है, प्रोसीजर का हमें या डेरिवेशन का हमें कुछ लेना देना नहीं है कि पहले आपको चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना पड़ता है, देन गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ये हमारा सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है गॉसियन स्फीयर लेके या गॉसियन सरफेस लेके, एंड देन आपको फाइनल इक्वेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होता है। तो ये आपको पता है, तो वो अब हमें डिटेल में नहीं सीखना है। तो हमने 3 पॉइंट या 3 एप्लीकेशन इसमें स्टडी किए थे। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और अ होलो स्फीयर, ये हमने स्टडी किया था, इसका फॉर्मूला निकाला था। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, चार्ज वायर मीन सिलेंडर हमने लिया था, ठीक है। एंड थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये हमने स्टडी किया था। तो इसके फॉर्मूले हमें क्या मिले थे? देखो इसके फॉर्मूले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था स्फेरिकल शेल के लिए या होलो स्फीयर के लिए, हमने क्या लिया था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लिया था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमारा फॉर्मूला क्या आया था? E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा मेन फॉर्मूला था। अगर सरफेस के ऊपर, अगर हॉलो स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्ज रहेगा, चार्ज रहेगा, देन क्या होगा? देन यही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? R इज इक्वल टू स्मॉल r, देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। और इनसाइड अगर हम जाते हैं, इनसाइड, तो इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं रहता, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड E इज इक्वल टू जीरो, ये हमें पता है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। देन सेकेंड, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, उसके लिए हमने लैम्बडा लिया था, लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई इप्सिलॉन जीरो आर, 2 पाई इप्सिलॉन जीरो आर, ये हमारा लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए होता है। थर्ड, इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट, वंस अगेन इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हमने सिग्मा का यूज किया था, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो याद रखो, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हम यूज ही नहीं करते डेरिवेशन में। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम यूज करेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन जीरो, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन जीरो। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, ठीक है, अच्छे से स्टडी कर लो। देन इसके बाद हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें मैंने सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट डाल दिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वर्क डन, एक चार्ज को इंफिनिटी से सर्टन पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज मुझे चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाना है,
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुझे लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, चार्ज को यहां से यहां मूव करूंगा। तो यहां मेरा पोटेंशियल है वी ए और यहां मेरा पोटेंशियल है वी पी। सो पोटेंशियल, अब जितना भी मैंने वर्क किया दैट वर्क डन इज डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो वही फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोटेंशियल डेल्टा पोटेंशियल इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय चार्ज इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया दोनों फॉर्मूले। देन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो 12th का वेल नोन क्वेश्चन है ये। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज नथिंग बट माइनस डीवी बाई डी एक्स, और इसी को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये आपको याद रखना है। So relation between electric field intensity and potential difference is E is equal to minus dV by dx. It is an electric field is not equal to negative potential gradient. ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गया। तो ये हो गया पोटेंशियल के बारे में। देन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना बनता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव बनेगा। पोटेंशियल क्या बनेगा, पॉजिटिव। और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव पोटेंशियल बनेगा, निगेटिव पोटेंशियल बनेगा। और ये सिमेट्रिकल रहेगा, स्फेरिकल सिमेट्रिकल मींस चार्ज सेंटर में रहेगा और सराउंडिंग में पोटेंशियल का स्फीयर बनेगा। तो ये स्फेरिकल सिमेट्री में रहता है। पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव की वजह से निगेटिव पोटेंशियल। ये पॉइंट चार्ज सिंगल चार्ज के लिए हो गया। अगर सिंगल चार्ज नहीं होगा देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत चार्जेस है, देन ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हर एक का पोटेंशियल एड अप होगा। सो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। सो पोटेंशियल एड अप होता जाएगा। ओबे द रूल ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। क्या लेते हैं, वर्क इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल की बात अगर हम करते हैं, डाइपोल की बात करते हैं, डाइपोल मींस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस दैट इज 2l, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। सो टेक्स वैरिंग वैल्यूज, अब हर जगह पे वैल्यू उसका अलग अलग होगा। पोटेंशियल का वैल्यू ये एक्सिस कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं। लास्ट टाइम स्टडी किया तो हर जगह पे पोटेंशियल अगर आप शिफ्ट होते जाओगे तो हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल अलग अलग आएगा। बट डिपेंडिंग ऑन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो ये हमें पता होना चाहिए, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। V इज मैक्सिमम एट एक्सियल पॉइंट, अगर पॉइंट एक्सिस पे कहीं भी है सो पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम। और इक्वेटर पे पॉइंट कहीं भी रहेगा तो V का वैल्यू जीरो रहेगा। V का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये याद रखना है आपको। चलो अब पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला हम देखते हैं इस फॉर्मूला से। तो पोटेंशियल क्या कहता है हमें, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। अब फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई Q। तो Q कट हो जाएगा, R कट हो जाएगा। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला वन सेकेंड एक आएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर। ये भी फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखो। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q बाय आर। तो ये सिंगल चार्ज पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट्स। चलो पोटेंशियल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत कंसेप्ट में है, सिंगल चार्ज की वजह से, दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, नंबर ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। सो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव द सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इन अ गिवन सिस्टम। तो हमें 5 चार्ज का एक सिस्टम बनाना है, तो एक एक चार्ज को मुझे लेके आना पड़ेगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। उस फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा और उनको नजदीक लाना पड़ेगा। तो वो जो वर्क मैं कर रहा हूं दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज एक चार्ज मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा मैं पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं लेके आऊंगा ये अपोज करेगा, उस अपोजिशन, उस फोर्स के, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क डन मैं यहां आके इस चार्ज को रख दूंगा, तो ये दो चार्ज का सिस्टम बन गया। और एक चार्ज में लेके आऊंगा, वापस मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना मैं वर्क डन करूंगा दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में ही बता रहा हूं कंसेप्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं दैट इज टू अचीव द सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वेरीज डायरेक्टली विद द Q एंड Q0, वेरीज डायरेक्टली विद द Q0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली विद द डिस्टेंस r. So it is varies directly with the product of charge and varies inversely with the distance. Then electric potential energy due to system of 2 point charge, अगर 2 point charge है तो क्या होगा, the work done in bringing the 2 charge to their respective location is store as a potential energy of the configuration. तो दोनों चार्ज को एक सर्टन लोकेशन पे रखने के लिए हमें नजदीक रखना है, दोनों को एक दूसरे को अपोज करेंगे। और अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. सो एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन। एनर्जी ये याद रखो, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। और अभी अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला स्टडी किया, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल का अगर आपको फॉर्मूला आता है उसके अंदर एक और चार्ज ऐड कर दिया, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q R, और ये एक Q आ गया, तो हमारा फॉर्मूला वर्क डन का और एनर्जी का बन गया 1/4πε0 Q अपॉन R, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये इस तरह से फॉर्मूला आप बना सकते हैं। एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन, एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन। तो पोटेंशियल के फॉर्मूला से भी हम ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो ओबे द सुपरपोजिशन रूल, मीन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, तो फॉर्मूला बढ़ता जाएगा, वो आपको पता है। देन ओबे द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, अगर कंटिन्यूअस चार्ज है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, याद रखना है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, अगर डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है E, देन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा, ये याद रखना है फॉर्मूला। U इज इक्वल टू माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो यहां हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब जिस सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है उसे हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हर एक पॉइंट पे, उस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर आप पोटेंशियल का फॉर्मूला देखोगे 1/4πε0 Q अपॉन R, Q अपॉन R। तो यहां देखो R, डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम। तो अगर एक ही हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया एक सर्टन डिस्टेंस पे, R इतने डिस्टेंस पे हमने एक सरफेस ड्रॉ किया, तो हर जगह R का वैल्यू सेम है, R का वैल्यू सेम है। तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस पे आप कहीं भी जाओ,
पोटेंशियल का वैल्यू सेम, पोटेंशियल का वैल्यू सेम। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो जिस सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहता है दैट इज नोन एज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी, तो अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर सिंगल चार्ज के लिए क्या बनेगा, स्फेरिकल सरफेस बनेगा, और लाइन चार्ज होंगे, लाइन चार्ज इस तरह से एक किसी वायर पे चार्ज होंगे तो सिलेंड्रिकल, स्फेरिक सिलेंड्रिकल बनेगा। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। ये समझ में आ गया। देन अब देखो इस तरह से पॉइंट चार्ज से इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनते हैं। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन सकते हैं। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस का अगर हमें वर्क डन निकालना है, अगर चार्ज पे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस को घुमाते तो वर्क डन कितना होगा, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, वर्क डन ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया था। तो मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम है। फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस वी ए इज इक्वल टू वी बी, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखना है। तो हम ए टू बी जाएंगे या पी टू क्यू जाएंगे, पी टू क्यू, वर्क डन क्या होता है, 0। सो वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, ये हमें याद रखना है। सेकेंड, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की अगर बात करें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, सपोज मैं चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा हूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसके लिए वंस अगेन हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू 0 होता है। ये दूसरा कंडीशन है। क्यों 0 होता है, तो याद रखना है डिस्प्लेसमेंट ई इज परपेंडिकुलर टू डी एस, ये भी हमने स्टडी किया। तो ये दो केस है हमारे पास, उसकी वजह से वर्क डन 0 होता है। नेक्स्ट आते हैं पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपको पता ही है। पहले आते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, जिसमें ऑलरेडी पोल प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऑलरेडी पोल प्रेजेंट है। तो देखो, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with the center of mass of negative charge, means एक जगह पॉजिटिव चार्ज, एक जगह निगेटिव चार्ज, तो दोनों के सेंटर अलग अलग, दोनों के सेंटर अलग है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग, निगेटिव चार्ज का सेंटर अलग। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। असिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप कैसे होता है, असिमेट्रिक होता है। दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, एक जगह पॉजिटिव चार्ज, एक जगह निगेटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट उसमें क्रिएट होता है। द डाइलेक्ट्रिक लाइक HCl, वाटर, अल्कोहल, NH3 etc पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ये क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इसका शेप इस तरह से होता है, एक जगह पॉजिटिव, एक जगह निगेटिव चार्ज का सेंटर रहेगा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पे। अब देखो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इसके अपोजिट में रहेगा। मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्ज। जहां पॉजिटिव चार्ज है उसी सेंटर पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो वहां पोल क्रिएट नहीं होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। द सिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप कैसे होगा, सिमेट्रिक, तो भी पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे। देन दे हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, एक भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता। एंड डाइलेक्ट्रिक लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, बेंजीन, मीथेन, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। और ये इस तरह से उस मॉलिक्यूल का शेप सिमेट्रिकल रहेगा। एक एग्जांपल दिया है, कैसे दिया, सिमेट्रिक रहेगा। ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर याद रखना है, बहुत बार अभी अभी जो 22 23 में जो क्वेश्चन आए कैपेसिटर पे आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो याद रखना है कैपेसिटर के ऊपर एक तो क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा CET में। चलो, सो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है, अ डिवाइस दैट कैन स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। देन मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कंडक्टर हैविंग द अपोजिट चार्ज ऑन देम एंड सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये हमारे दो प्लेट्स है, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, और ये
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेट रहता है, ऐसा अरेंजमेंट रहता है। कंडक्टिंग प्लेट रहते हैं तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ जो पोटेंशियल रहेगा वो पॉजिटिव की वजह से रहेगा और यहाँ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा, V1 माइनस V2। टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा, V1 माइनस V2। देन कैपेसिटर का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अभी C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, फॉर्मूला याद रखना है हमें, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। द कांस्टेंट C इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस। C को क्या कहते हैं हम, कैपेसिटेंस। ये किस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड ऑन द साइज, शेप एंड सेपरेशन ऑफ द सिस्टम। साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है और सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कैपेसिटर का दूसरा भी फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं मैं, A इप्सिलॉन 0 बाई डी। तो एरिया मीन्स शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स कितना होगा उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी हमें पता है। देन कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है। डायमेंशन फॉर्मूला m-1 l-2 2e⁴ एंड a⁴ तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटर का बेसिक थिंग्स। देन कैपेसिटर हम दो कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। पहला हमारा कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट होगा, फर्स्ट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू सेकेंड प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर, तो ऐसा अगर अरेंजमेंट होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हमने n कैपेसिटर का ले लिया, यहां मैंने 3 दिखाया लेकिन हमने n कैपेसिटर ले लिए, सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर, उसमें क्या रहता है, वोल्टेज हर एक का या पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का अलग अलग रहेगा, लेकिन सबके ऊपर चार्ज सेम रहेंगे। चार्ज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो पोटेंशियल का हम ऐड करते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, और चार्ज सबके ऊपर सेम रहेंगे, ये पॉइंट याद रखना है। देन इसका फॉर्मूला देखो 1/CS, सीरीज के लिए 1 अपॉन होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड कंटिन्यू। अगर दो चार्ज होंगे, तो सॉरी दो कैपेसिटर होंगे, फॉर टू कैपेसिटर डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होगा, CS इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये याद रखना है। और इक्वल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर n इक्वल कैपेसिटर, जनरली आपको इक्वल कैपेसिटर दिए जाता है, जनरली इक्वल कैपेसिटर दिए जाते हैं। अगर दो कैपेसिटर इक्वल है, सो C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाय n, ये याद रखना है। इक्वल कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला C डिवाइडेड बाय n। देन आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज, अब जैसे यहां से करंट आएगा, करंट मींस फ्लो ऑफ चार्जेस, तो चार्ज स्प्लिट अप हो जाएंगे। तो यहाँ चार्ज हर एक प्लेट पे अलग अलग रहेगा, लेकिन पोटेंशियल सबके लिए सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर, चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Qn। टोटल चार्ज क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2, सबको ऐड करना पड़ेगा। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज अलग अलग रहेगा। देन पोटेंशियल हर कैपेसिटर का इक्वल रहेगा, पहले कैपेसिटर, सेकेंड, थर्ड कैपेसिटर अप टू n कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। सो फॉर n इक्वल कैपेसिटर, अगर सारे कैपेसिटर इक्वल है तो Cp इज इक्वल टू Nc। डायरेक्टली नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो हमें पता है कि दो प्लेट है, सेपरेशन डी है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर निगेटिव चार्ज, दोनों में पोटेंशियल V है। तो उस कंडीशन में कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है A इप्सिलॉन 0 बाई डी, वेयर A इज अ एरिया ऑफ प्लेट एंड D इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसलिए कैपेसिटर साइज, शेप एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे डिपेंड करता है। ये समझ में आ गया, ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट, कैपेसिटर ऑफ प्लेट कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम। अगर दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में थिकनेस T वाला हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है,
C is equal to A epsilon 0 divided by D minus T plus T by K, where K is a dielectric constant, where K is a dielectric constant। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। सपोज डाइलेक्ट्रिक, अब देखो यहाँ पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक फिलअप नहीं किया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा फिलअप कर दिया इसके अंदर, दैट इज D इज इक्वल टू T, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा उस केस में, C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 K डिवाइडेड बाई D। लेकिन हमें पता है A इप्सिलॉन 0 D ये किसका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस होता है। सो C इज इक्वल टू C0 बाई K, ये भी फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है, C0 बाय C0 इंटू K, C0 इंटू K, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने, और भी फॉर्मूले आप बुक से देख सकते हो अगर, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आए। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक अलग अलग डाल दिए, देन एरिया को स्प्लिट अप कर दिया, वो भी फॉर्मूले है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी, अगर कैपेसिटर को हम पोटेंशियल सोर्स अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता जाता है, और जैसे जैसे ये चार्ज होगा, जैसे जैसे चार्ज होगा, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करेगा। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के तीन फॉर्मूले, तीनों आपको याद रखने हैं। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C एंड U इज इक्वल टू हाफ QV स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले अप्लाई करने है होंगे तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे ही आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे, आपको लगा कि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का वैल्यू दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर आपको चार्ज और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर आपको चार्ज और पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों वैल्यू दिए हैं। सो अगर आपने एक भी फॉर्मूला याद रखा फिर भी आप फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूला बना सकते हो। सपोज हमने फॉर्मूला याद रखा U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तो बाकी सारे फॉर्मूला तो आप बता सकते हो, क्योंकि हमें पता है C इज इक्वल टू Q बाई V, तो C का वैल्यू पुट कर दो, U इज इक्वल टू Q बाई V इंटू V स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू हाफ QV, ये आ गया। और यहां से अगर हमने फॉर्मूला फाइंड किया V इज इक्वल टू Q बाई C, ये पुट कर दो, सो U इज इक्वल टू हाफ C Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, सो U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो एक फॉर्मूला याद रखोगे, आप बाकी के फॉर्मूले बना सकते हो, बाकी के फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है, सो नो इशू, लेकिन याद कर लोगे तो अच्छा होगा। चलो, तो यहाँ हमारा थ्योरी पार्ट खत्म हुआ, शॉर्ट में आपको थ्योरी एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल पे। जो भी न्यूमेरिकल सीईटी में पूछे गए हैं थोड़े बहुत, उसमें से न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं जो कि आ सकते हैं, उस टाइप के एक एक न्यूमेरिकल लिए हैं। थोड़ा सा अगर टाइप चेंज होगा लेकिन सॉल्विंग का प्रोसीजर सेम होता है, तो ऐसे मैंने एक एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। सो आते हैं पहले न्यूमेरिकल पे। देखो क्या कहा है पहला न्यूमेरिकल, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1:2, so that the energy stored in these two cases becomes same each। तो अब हमारे पास दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, दोनों का रेशियो हमें दिया है और उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना होगा, एंड देन उनकी एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को हमें कंपेयर करना होगा, क्योंकि हमें क्या कहा है, एनर्जी स्टोर इन दिस टू केस इज द सेम। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम। तो पहले गिवन क्या दिया है देखते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1:2, so that energy stored in the two cases is the same। okay, तब दोनों कैपेसिटर है हमारे पास, सो C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू 1/2, ये हमें दिया गया है। देयरफॉर C2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन C2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ C1, ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। C2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ C1, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, ये हमारा एक कंडीशन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या कहा है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पहले कर लेते हैं। तो पहले आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला आपको कहा था फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा डिटेल में सॉल्व करता हूं। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला CS इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब C2 का वैल्यू तो हमारे पास है, तो क्या होगा 2, थोड़ा डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। C2 का वैल्यू 2C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 2C1, तो ये क्या हो जाएगा 2C1 स्क्वायर 3C1, 2C1 स्क्वायर, ये आ गया। देन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, CP is equal to C1 plus C2, that is C1 plus 2 C2 is equal to 3 is equal to 3C1। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू आ गया। एनर्जी स्टोर इन दिस टू केसेस बिकम सेम। अब एनर्जी का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, एनर्जी का फॉर्मूला, सो एनर्जी इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एनर्जी इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी अभी एनर्जी का फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, देखो, तो इसमें से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम कहा है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें सेम कहा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है हमें जब एनर्जी सेम होगी। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला तो पोटेंशियल वाला यूज करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला कौन सा है, चार्ज तो नहीं दिए, कैपेसिटेंस दिए हमें, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दैट इज हाफ CS VA स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ CP VP स्क्वायर। सो अब हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ हमारा कैंसिल हो गया, जो हमने फॉर्मूला यूज किया है उससे हाफ हाफ हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब CS बाय CP इज इक्वल टू VP स्क्वायर बाय VA स्क्वायर, VP स्क्वायर बाय VA, क्योंकि पैरेलल और सीरीज का है तो पैरेलल पहले आएगा, सीरीज बाद में, पैरेलल पहले सीरीज बाद में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से ये गया। अब देयरफॉर VP बाय VS इज इक्वल टू रूट ऑफ CS बाय CP। अब CS का वैल्यू तो हमने निकाला है, CS का वैल्यू कितना है 2C1 स्क्वायर, तो यहां से हम एक C1 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 2C1 बाई 3, 2C1 बाई 3 ये डायरेक्ट प्लेस करते हैं, 2C1 बाई 3 डिवाइडेड बाई CP का वैल्यू 3C1, 3C1, ठीक है, CS बाय CP, CS बाय CP। तो अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ C1 C1 कैंसिल, 2/9 and therefore VP by VS is equal to root of 2/3, root of 2/3, ऑप्शन बी। समझ में आया? अब CET के लिए इतना लेंदी प्रोसेस आपको नहीं करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू आपको निकालने होंगे एंड देन पुटअप करना होगा, देन आपको पुटअप करना होगा। यहाँ देखो, यहाँ भी मैंने कैंसिल किया एंड देन वैल्यू पुटअप किया, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली देख के ही निकालना पड़ेगा कि क्या होगा, फास्ट, √2/3, ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट सम पे आते हैं। द मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज एयर कैपेसिटर इज, the mean electrical energy density between plate of a
charge air capacitor is, where Q is the charge on the capacitor and A is the area of capacitor plate. A is the area of कैपेसिटर प्लेट. तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर द चार्ज कैपेसिटर. तो चार्ज कैपेसिटर के लिए मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं. एनर्जी डेंसिटी of charge capacitor is equal to half E square epsilon 0. ये आपको याद रखना होगा. एनर्जी डेंसिटी फॉर कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0. अब E का वैल्यू तो हमें पता है. नाउ E is equal to सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 पुट कर दो. देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0. देयरफॉर एक एप्सिलॉन कट जाएगा, सो हाफ सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन 0. बट सिग्मा इज इक्वल टू Q by A. So that is equal to, energy density is equal to half Q square A square divided by epsilon 0, and energy density is equal to half Q square A square epsilon 0. ऑप्शन है कहीं 2A square epsilon 0 Q square. पहला ये ऑप्शन है हमारा ए, क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर. यस, सो हमारा ए आंसर करेक्ट है. चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं. अब हम नेक्स्ट सम हमें क्या दिया है, देखो. 2 spherical conductor of capacitor 4 microfarad and 3 microfarad are charged to same potential having radii 4 cm and 3 cm respectively. If sigma 1 and sigma 2 represented the surface density of charge on respective conductors, then sigma 1 divided by sigma 2 is, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का ये क्वेश्चन है. तो क्या दिया है हमें, 2 spherical conductor of capacities 4 microfarad and 3 microfarad are charged to the same potential. पोटेंशियल दोनों का सेम है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है. ये पॉइंट याद रखना है. हैविंग सेम पोटेंशियल. रेडियस हमें दिया है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सरफेस डेंसिटी. तो अब हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला. तो पहले सरफेस डेंसिटी क्या होता है, सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए. सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए. सो अगर हम सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 का यूज करते हैं तो क्या होगा, Q1 A1 डिवाइडेड बाय Q2 A2, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 इंटू A2 A1. करेक्ट है, ये समझ में आ गया. Q1 Q2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1. ये मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये आ गया. अब हमें आंसर क्या चाहिए, रेशो के टर्म में. तो सिग्मा 1 सिग्मा 2. अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करना होगा. एरिया का वैल्यू, रेडियस दिया गया है हमें, और चार्ज का वैल्यू अब हमें पुट करना पड़ेगा. हमें कैपेसिटेंस दिया है, हमें क्या दिया है, कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अब हमें यूज करना पड़ेगा. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V. ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे. कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V. सो अगर ये कैपेसिटर हम यूज करते हैं, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल क्या है, सेम है. तो अगर हम दोनों का रेशो लेंगे तो दो कैपेसिटर के लिए क्या होगा, C1 बाई C2 इज इक्वल टू, पोटेंशियल तो सेम है, Q1 बाई V, Q2 बाई V. तो V कैंसिल हो गया, Q1 बाई Q. तो ये आ गया C1 बाई C2 का फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ. इस फॉर्मूला से हमने Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C1 C2. तो पुट करो.
सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू C1 C2 इंटू एरिया पाई R 2 स्क्वायर प्लस पाई R 1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। अब देखो यूनिट सेम है और रेशो लेना है तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। 4/3 इंटू रेडियस, सेकेंड रेडियस कितना है 3, 3 स्क्वायर, फर्स्ट रेडियस कितना है 4, 4 स्क्वायर, तो एक 4 कैंसिल एक 3 कैंसिल एंड देयरफॉर 3/4 सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू 3/4। तो अब हमारा आंसर, हाँ सी आंसर 3/4 करेक्ट आएगा। थर्ड आंसर 3/4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आएगा। समझ में आ गया 3/4। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट सम हमें देखो क्या दिया है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज, ए और बी के बिटवीन में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी। इस तरह से हमें डायग्राम दिया है। तो देखो अब जब इस तरह से डायग्राम आए तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बी पॉइंट है तो ये हमारा बी पॉइंट है, ओके, और यहां से हम जाएंगे तो ये हमारा ए पॉइंट है। ये बी पॉइंट है तो ये पॉइंट भी क्या होगा हमारा बी, और ये हमारा ये पॉइंट होगा ए। तो अगर हम दो पॉइंट लेते हैं यहां, पॉइंट ए एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर है, सी सी सी, तीन कैपेसिटर है पहले, 1 2 3, एंड देन ए टू बी में एक और कैपेसिटर है, ए टू बी में, तो तीन हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है और एक हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक हमारा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, तीनों कैपेसिटर इक्वल है, तीनों कैपेसिटर क्या है इक्वल है, सी सी सी। तो अब इक्वल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन सी एस इज इक्वल टू सी बाय एन, दैट इज सी बाय 3, 1 2 3 कैपेसिटर, तो ये डायरेक्टली आ गया। देन सी एस एंड सी एस, इन तीनों का मिलके सी एंड सी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर इक्विवेलेंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी एस प्लस सी, और सी एस का वैल्यू हमने कितना निकाला, सी बाय 3 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 4c/3, 4c/3। हाँ तो हमारा डी जो ऑप्शन है 4c/3 ये हमारा करेक्ट होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, इक्वल कैपेसिटर के न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, इसलिए देखो इक्वल कैपेसिटर ही हमें दिए, इक्वल कैपेसिटर। तो ये समझ में आ गया, फॉर्मूला इजी है 4c/3। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं अब हम। A solid metallic sphere has a charge plus 3q. Concentric with this sphere is a conducting spherical shell having the charge minus q. The radius of this sphere is a and that of the spherical shell is b. B is greater than a. The electric field at a distance r between a and b from the center is epsilon 0 is the permittivity of vacuum। चलो ध्यान से देखते हैं न्यूमेरिकल को, हमें क्या दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, पहले हमारे पास दो मेटालिक स्फीयर है, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर हैज अ चार्ज प्लस 3q and the concentric with this sphere is a conducting spherical shell having a charge minus q. The radius of sphere is a and that of the spherical shell is b. तो पहले हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड, इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस 3q। देन सराउंडिंग में हमारे स्फेरिकल शेल है, सराउंडिंग में हमारा स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, स्फेरिकल शेल पे चार्ज कितना है माइनस क्यू। देन रेडियस दिया है हमें, स्फेरिकल शेल का रेडियस b है और
सॉलिड स्फीयर का रेडियस ए है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस ए है, बी एन ए। अब क्या पूछा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, आर ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया आर, आर पॉइंट ले लिया ए और बी के बीच का, फ्रॉम द सेंटर। अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर स्पेरिकल शेल हमने स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द स्पेरिकल शेल, या फिर दूसरा फॉर्मूला आपको जो भी याद आए इन टर्म्स ऑफ चार्ज, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R, R स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है R स्क्वायर। ये हो गया चार्ज के टर्म में फॉर्मूला। अब कंसेप्ट क्यों याद करो, अब ये चार्ज माइनस क्यू, ये आउटर सरफेस पे रहेंगे, ये क्या रहेंगे, आउटर सरफेस पे चार्ज रहेंगे, तो इनर, इनर में, इनर साइड में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, इनर साइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू 0। कंडक्टर से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा नहीं सकता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा नहीं सकता, सो नेगेटिव चार्ज कुछ भी इफेक्ट नहीं करेंगे, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, प्लस 3q चार्ज की वजह से। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस 3q अपॉन R स्क्वायर, रेडियस कितना दिया है हमारा, कैपिटल R, तो ये होगा R स्क्वायर। तो अब हमारा फॉर्मूला आया प्लस थ्री क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, तो C हमारा आंसर करेक्ट होगा। कभी भी याद रखो, अगर कोई भी स्पेरिकल शेल होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पेनेट्रेट नहीं कर सकता, तो ये चार्ज हमारे कुछ काम का नहीं है, ये चार्ज हमारे कुछ काम का नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, प्लस 3q चार्ज की वजह से होगा। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं हम। नेक्स्ट सम, फॉर आइडेंटिकल कंडेंसर और अ कैपेसिटर, कंडेंसर को भी क्या कहते हैं, कैपेसिटर, आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल एंड देन सीरीज, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज टू दैट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास आइडेंटिकल कंडेंसर या कैपेसिटर है, कनेक्टेड इन अ 4 आइडेंटिकल कंडेंसर, तो 4 हमारे पास कैपेसिटर है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये अभी आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूलेज आते हो तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो सीरीज टू द पैरेलल। अब सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, C बाय एन, C बाय एन, एन ये होगा N बाय एन इंटू सी, पैरेलल के लिए कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, तो ये होगा C बाय 4 इंटू 4C, तो C कैंसिल हो जाएगा एंड 1/16 आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 1/16, तो डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। इजीली सॉल्व किया दोनों फॉर्मूले। अगर इक्वल कैपेसिटर, मैंने इसलिए कहा था कि इक्वल कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इक्वल कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा याद रखना है, इक्वल कैपेसिटर वाले उसको सॉल्व करते नहीं बैठना है, सॉल्व करते ज्यादा बैठोगे 1/C1 प्लस 1/C2 तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने, क्योंकि इक्वल कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, a capacitor of capacity C has charge Q and energy store is E. If the charge is increased to the 3Q, the energy store is E1. The relation between E1 and E, E1 and E के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया क्या है, पहले देखो, a capacitor of capacity C, तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और हमारे पास चार्ज है, तो अब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, the capacitor has capacity C has charge Q, energy store E. If the charge is increased by 3Q, the energy store is E1. The relation between E1 and E ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब कैपेसिटर और चार्ज Q हमें दोनों दिया है और एनर्जी का फॉर्मूला E is equal to half
चार्ज और कैपेसिटी के ऊपर फॉर्मूला याद करो क्या है, चार्ज और कैपेसिटी के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, याद आया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। तो चार्ज और कैपेसिटी दिया है इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, ये आ गया पहला। देन E1 का वैल्यू क्या होगा, E1 इज इक्वल हाफ, चार्ज कितना 3Q, सो 3Q स्क्वायर बाय सी। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन E1 एंड E, E1 एंड E का रिलेशन हमें फाइंड करना है। सो E1 बाय E डिवाइड कर दो डायरेक्टली, इजी मेथड डिवाइड करना है, हाफ 3, इसका स्क्वायर निकाल लेते तो क्या होगा 9Q स्क्वायर बाय सी डिवाइडेड बाय हाफ Q स्क्वायर बाय सी। हाफ कट Q स्क्वायर C कट is equal to 9 and therefore E1 is equal to 9 times of E, 9 times of E, 9 times of D हमारा करेक्ट ऑप्शन, D हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इजी न्यूमेरिकल समझ में आ रहे। नेक्स्ट, two equal charges each of charge 2Q are placed at a distance 2x apart and third charge minus 4Q is placed at the midpoint. The potential energy of a system is, potential energy of a system, तो अब हमारे पास दो चार्जेस है +2Q प्लस 2Q, इसे हम कहते हैं Q1, एक को हम कहेंगे Q1, एक को कहेंगे Q2, एक को कहेंगे Q2। देन इसका मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ मिड पॉइंट है, तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x और सेकेंड डिस्टेंस x। इस मिड पॉइंट पे हमने थर्ड चार्ज प्लेस किया, कौन सा है, -4Q, -4Q, इसे हम क्या कहेंगे Q3, इसे हम क्या कहेंगे Q। देन हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी, क्या फाइंड करना है, एनर्जी। तो यहाँ हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, U इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 1/4πε0। हमारे पास कितने चार्ज है, 3 चार्ज है, सो Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलो, सो U इज इक्वल टू 1/4πε0। Q1 का वैल्यू देखो क्या है, Q1 का वैल्यू हमारा 2Q, Q2 का वैल्यू हमारा 2Q, तो क्या हो जाएगा 4Q स्क्वायर, दोनों में डिस्टेंस 2x, दोनों में डिस्टेंस 2x, x प्लस एक्स 2x प्लस Q1 Q3 क्या होगा, मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, सो -8Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R13 x प्लस Q2 Q3 क्या होगा, -8Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। सिंपल है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझ में आया, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब ऐड करते जाओ, सो U इज इक्वल टू 1/4πε0 4Q स्क्वायर 2x माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 8 प्लस है -6, सॉरी माइनस तो दे दिया हमने, सो ये होगा 16Q स्क्वायर, 16Q स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा हमें, MCQ निकालना पड़ेगा इसका, ये 2x है, ये 2 है, so U is equal to 1/4πε0 4Q स्क्वायर माइनस
32 2x 32 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2x 14 2 से डिवाइड किया, सो u इज इक्वल टू कितना आया, -14 4πε0x। ऑप्शन -14 4πε0x। सो हमारा बी आंसर करेक्ट है, बी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। ये समझ में आया, इजी सम है ये भी। नेक्स्ट, an air-filled parallel plate capacitor has the uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates D and the area of each plate is E, the energy stored in a capacitor is, where epsilon 0 is the permittivity of a space. क्या दिया है, a air-filled parallel plate capacitor, कैपेसिटर के बीच में एयर है, ओके, has a uniform electric field E, इसमें uniform electric field E है, the space between the plate, if the distance between the plate is D, दो पैरेलल प्लेट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, D is a distance between plate, A is the area of plate, then energy stored in a capacitor, energy stored capacitor half CV square, क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। अब C का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ ए के फॉर्म में चाहिए हमें, सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, अप्लाई नहीं होगा यहाँ क्योंकि क्यू के फॉर्म में एक भी इक्वेशन नहीं दिया है। सो यहाँ हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन ज़ीरो डी वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा सी की जगह। और वी का फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमने फॉर्मूला यूज किया है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ। सो यहाँ होगा हमारा हाफ ए एप्सिलॉन 0 डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ई कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर हाफ ए एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डी, ये होगा एनर्जी, हाफ ए एप्सिलॉन 0 हाफ ए एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डी, तो बी हमारा आंसर करेक्ट होगा, बी हमारा आंसर करेक्ट होगा। समझ में आया, सिंपल इक्वेशन है। देन नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point outside the uniformly charged thin plate sheet is C. D is the distance of the point from the plane sheet. Expression for electric field intensity due to the charge infinite plate. क्या होता है चार्ज, E is equal to सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन 0, चार्ज इनफाइनाइट प्लेट के लिए ये फॉर्मूला होता है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, यहाँ कहीं डी आता है, ये करेक्ट है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अंडर रूट डी, नहीं आ रहा है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डी इक्वेशन में कहीं नहीं आ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी, ये भी नहीं आ रहा है, तो हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता। चलो नेक्स्ट, ओके तो यहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 का शॉर्ट स्टडी कर लिया थ्योरी का, एंड देन हमने सीईटी के बेस के न्यूमेरिकल जो अभी अभी आए हैं प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब यहाँ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।